बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम ISLM मॉडल को डिस्कस करेंगे। असल में ये जो ISLM मॉडल है ये एक शॉर्ट रन मॉडल है जिसमें हम आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। तो मॉडल हैज टू मेन पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। एन IS कर्व दैट समराइजेज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इनकम यहाँ पे Y का मतलब इनकम है और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसिस्टेंट विद गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी IS कर्व ऐसा कर्व है जो कि गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है। एंड सेकंड इज LM कर्व, लिक्विडिटी मनी कर्व, दैट समराइजेस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम, आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आर कंसिस्टेंट विद द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। जो LM कर्व है वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है। Now, since IS curve summarizes all combinations of income and interest rates that clear the market for goods and services, while the LM curve summarizes all combinations of income and rate of interest that clear the money market. यानी LM कर्व जो है वो मनी मार्केट को क्लियर करता है, IS कर्व जो है वो गुड्स मार्केट को क्लियर करता है। तो इक्विलिब्रियम इनकम एंड equilibrium interest rates are at the intersection of the two curves. ये जो two curves हैं IS और LM, इनके intersection पे equilibrium rate of interest decide होता है। मतलब what I am saying is this, आपका यहाँ पे output है, यहाँ पे rate of interest है। तो इसको अगर हम IS कर्व कहते हैं और ये हमारे पास LM कर्व है, तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन होता है वहां पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था इंट्रोडक्शन ISLM मॉडल का। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द इक्विलिब्रियम। ये कर्व्स हैं, पुटिंग द IS एंड LM रिलेशंस टुगेदर। अगर हम इनको इकट्ठे एक जगह पोर्ट्रे करते हैं तो you can see over here, equilibrium in the goods market implies that an increase in the interest rate leads to decrease in output. गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से आउटपुट डिक्रीज होगी। कैसे? जैसा कि मैं अभी, ये आप देखिएगा, ये डायग्राम है और मैं IS कर्व को, गुड्स मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट को ये शो कर रहा है। अब आप ये देखें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां लेते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आउटपुट यहाँ पे कम है, लेकिन आप यही रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर करते हैं, यहाँ पे अगर आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ करते हैं तो आउटपुट कहाँ चली गई? यहां से जंप करके इधर चली गई। तो ये बात मैं कर रहा था कि इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो आउटपुट है वो डिक्रीज होती है। इक्विलिब्रियम इन फाइनेंशियल मार्केट इंप्लॉइज दैट, जब हम LM कर्व की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, दैट एन इंक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आउटपुट इंक्रीज होती है। मतलब आउटपुट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिलेशन है फाइनेंशियल मार्केट में, LM कर्व की बात कर रहा हूं। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और आउटपुट का इनवर्स रिलेशन है गुड्स मार्केट में। When IS curve intersect the LM curve, both the goods and financial market are in equilibrium. और दूसरी बात यह है कि जब IS और LM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रही हैं, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। जैसा कि ये IS है और जिसको मैंने अभी येलो में हाईलाइट किया है ये LM कर्व है। इन्होंने एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ और यहीं पे आउटपुट डिसाइड हुई। तो ये एक टिपिकल इक्विलिब्रियम था गुड्स एंड मनी मार्केट में, जहां पे IS और LM दोनों आपस में इक्वेट होते हैं। तो एनीवेयर
anywhere other than intersection, we would expect there to be changes in y or rate of interest r that restore either goods market or money market equilibrium. Generally, we believe that the money market adjusts very quickly. मतलब आमतौर पे हमारा मतलब ये एक है, या इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर लिया जाता है जल्दी. So the economy will rarely be off the LM curve. तो क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से तो मुबर्रा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही एग्जिस्ट करती है कोई भी इकोनॉमी है, मतलब मॉनेटरी सेक्टर डज मैटर. हाउएवर it will not stay off the IS curve for very long either, as firm can adjust production to bring it in line with demand. जबकि अगर हम गुड्स मार्केट की बात करें तो वहां पे जब कोई आपने एडजस्ट करनी होती है उसकी सप्लाई या गुड्स की प्रोडक्शन को एडजस्ट करना होता है तो मुश्किल होता है, उसमें टाइम लगता है. ठीक है, तो वो जरा कदरे मुश्किल होता है. अब हम फिस्कल पॉलिसी एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ISLM मॉडल. हम इसमें ये देखेंगे कि ये कहां पे इफेक्टिव होती है और कहां पे इनइफेक्टिव होती है, मुख्तलिफ अप्रोचेस से देखेंगे. तो फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन और फिस्कल कंसोलिडेशन की हम यहाँ पे बात करें, रेफर्स टू फिस्कल पॉलिसी दैट रिड्यूसेस द बजट डेफिसिट. फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन या फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि ये ऐसी फिस्कल पॉलिसी जो बजट डेफिसिट को कम करती है, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करती है इकोनॉमी में. एन इंक्रीज इन द डेफिसिट इज कॉल्ड अ फिस्कल एक्सपेंशन. जब आप डेफिसिट को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने फिस्कल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, आपका IS कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है. तो टैक्सेस इफेक्ट द IS कर्व नॉट द LM कर्व. और जब हम फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी के बेसिकली दो टूल होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, यही फिस्कल के दो टूल है ना. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और टैक्सेस कलेक्ट करती है. तो जब टैक्सेस आप IS कर्व के हवाले से जब आप टैक्सेस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वो सिर्फ IS कर्व को अफेक्ट करते हैं, टैक्सेस LM कर्व को अफेक्ट नहीं करते, ये याद रखिएगा. तो फिस्कल पॉलिसी एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट रेट होता कैसे है डिसाइड, ये एक डायग्राम आपके सामने है. द इफेक्ट्स ऑन द इंक्रीज इन टैक्सेस. जी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज. जी जी हाँ जी, IS कर्व शिफ्ट होगा. अगर बजट में इंक्रीज होता है तो आपका IS कर्व ओनली शिफ्ट होगा. और टैक्स जो है, मतलब देखो फिस्कल जो IS कर्व है वो फिस्कल पॉलिसी को शो करता है. आपके टैक्स में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आपका IS कर्व शिफ्ट करेगा, उसमें मूवमेंट आएगी. LM कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. जो IS कर्व है वो फिस्कल पॉलिसी को शो करता है, उसका ताल्लुक फिस्कल पॉलिसी से है. LM कर्व का तो मॉनेटरी से है. अभी हम फिस्कल पॉलिसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट का देख रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह इफेक्ट करती है. देखो, जब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, एन इंक्रीज इन टैक्सेस शिफ्ट द IS कर्व टू द लेफ्ट. अगर आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो जारी बात है एक्सपेंडिचर कम होंगे. एक्सपेंडिचर कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका IS कर्व ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, इनवर्ड शिफ्ट होगा, एंड लीड्स टू डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. तो जो आपकी Y है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, वो डिक्रीज कर जाएगी, वो कम हो जाएगी, एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें भी चेंज आएगा. अब आप ये देखें, आप ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं. लेट मी पिक द हाइलाइटर एंड देन टेल यू. ये बेसिक IS कर्व है जिसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया. और जो LM कर्व है, बेसिकली जो LM कर्व है, ये बेसिक LM कर्व है जिसको येलो में हाईलाइट किया. और बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है वो A पॉइंट पे हो रहा है. यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? A पॉइंट पे हो रहा है. इस A पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो कौन सी है, वाई की सूरत में ये आउटपुट है। हमने बात की कि जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज करे गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे और जो आईएस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि आईएस कर्व को अगर हम इनवर्ड शिफ्ट करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो आप ये देखें कि अब ये एलएम कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये एलएम कर्व को ए नॉट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने देखा कि आपका जो आउटपुट लेवल है वो वाई से शिफ्ट होके कहां पे आ गया, वाई नॉट पे आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर गया, गिर गया, पहले से कम हो गया। तो ये फिस्कल एक्टिविटी है, मतलब फिस्कल पॉलिसी को कौन सी फिस्कल पॉलिसी हमने लगाई इसमें, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई है। कौन सी, कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब या फिर ये कह लें कि टाइट फिस्कल पॉलिसी लगाने से आईएस कर्व जो है वो इनवर्ड शिफ्ट होगा, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, उसकी वजह से इंटरेस्ट भी गिर जाएगा और आउटपुट भी गिर जाएगी। क्लियर होगी ना बात, फिस्कल पॉलिसी की एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिविटी एंड द इंटरेस्ट रेट। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की एप्लीकेशन की बात करते हैं। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन और मॉनेटरी टाइटनिंग रेफर्स टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। देखो जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं या हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। इसका मतलब है कि हम मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज कॉल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन। जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या आपने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अब बताई जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एलएम आईएसएलएम मॉडल में मॉनेटरी एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का रोल आपस में कहां से आ गया। तो देखें मैंने यहाँ पे एक एलएम कर्व ड्राइव किया, ये एलएम कर्व है, ठीक है। अब एलएम कर्व अगर इस तरफ शिफ्ट होता है, ये जो डॉटेड में मैंने शिफ्ट किया है एलएम कर्व, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर एलएम कर्व जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब इस तरह शिफ्ट हो जाता है एलएम कर्व, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कौन सी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब मैं इसमें आपको जो सॉरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मैं कह रहा हूं मॉनेटरी, ये मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी को यहाँ पे लगाता हूं। ये फिस्कल पॉलिसी है आईएस कर्व को जो शो कर रही है, ये बेसिक इक्विलिब्रियम था ना, यहाँ पे आउटपुट थी ना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना। आपने देखा कि जहां पे हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमने लगाई तो आउटपुट क्या किया, बढ़ गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, गिर गया, कम हो गया। जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई वहां पे देखें क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, लेकिन आउटपुट क्या होगी, कम होगी। ये बात मैं कर रहा हूं। यहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द आईएस कर्व। मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी आईएस कर्व को अफेक्ट नहीं करती। इसका जो रोल होता है वो सिर्फ एलएम कर्व तक महदूद होता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट द एलएम कर्व डाउन। मतलब अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं, तो एलएम कर्व डाउन शिफ्ट होगा। कैसे, इस तरह मॉनेटरी एक्सपेंशन लीड टू हायर आउटपुट एंड लोअर इंटरेस्ट। ये देखें, ये डायग्राम आपके सामने जो पीछे में ड्रॉ कर रहा था, ये डायग्राम आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि ये बेसिक एक गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता हुआ आईएस कर्व है, ये वाला। और बेसिक जो आपके पास एलएम कर्व है, दिस इज द एलएम कर्व जो येलो में अभी ड्रॉ हमने किया है। और बेसिक इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस एट ई पॉइंट वेयर दिस वन इज इंटरेस्ट रेट आई के नाम से एंड आउटपुट लेवल इज वाई, दिस वन।
एंड हमने बात की कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो आपका जो एलएम कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा इस तरह। जी, ये जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो अब इसने गुड्स मार्केट को यहां पे इंटरसेक्ट किया है ए नॉट पे। आपने देखा यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आई से आई नॉट पे चला गया, मतलब गिर गया, और जो आउटपुट है वो भी क्या होगी, बढ़ गई। पहले से वाई नॉट पे चली गई, यहां से शिफ्ट करके इधर तक चली गई। तो ये एप्लीकेशन है किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है इसकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर हम इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं तो क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा ना। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी लगाते हैं तो इनकम आउटपुट जो है वो फॉल कर जाएगी, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, वो ज्यादा हो जाएगा। वो बिल्कुल इसके वाइस वर्सा होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपने देखी आईएस और एलएम मॉडल के अंदर। अब देखो मैं इसमें हम नाउ वी हैव टू यूज पॉलिसी मिक्स, मतलब मॉनेटरी और फिस्कल मिक्स पॉलिसी लगाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज इज नोन एज द मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी मिक्स, और सिंपली द पॉलिसी मिक्स हिसाब से कहते हैं। देखो हमारा पहला एक्शन है इंक्रीज इन टैक्सेस। देखो जब टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और जो एलएम कर्व है, चूंकि हम सिर्फ टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो एलएम कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है नन। और जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आउटपुट, वो क्या होगी, आउटपुट आपकी कम होगी, यानी वाई कम होगी। और मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट डाउन, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो। यानी हम बात कर रहे हैं कि टैक्सेस को, ये आउटपुट है, ये इंटरेस्ट रेट है, और बेसिकली ये हमारे पास आईएस कर्व है, ये आईएस कर्व है, और एलएम कर्व, ये एलएम कर्व है। ठीक हो गया, ये बेसिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे डिसाइड हो गया, और ये कोई आउटपुट लेवल है, मैं इसको y1 कह रहा हूँ, y1 मैंने इसे कह दिया। अब बात ये हो रही है कि इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर हम टैक्सेस में तो टैक्स जो है ये कौन सी पॉलिसी का टूल है, टैक्स फिस्कल पॉलिसी का टूल है ना। जब आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर कम होंगे। ये आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी या टाइट फिस्कल पॉलिसी होगी। इसकी वजह से आपका जो आईएस कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, जैसे कि ये डॉटेड में आप देख रही, इस तरफ शिफ्ट होगा आईएस कर्व। अब इसने मॉनेटरी मार्केट को, बजाय इसने ए पॉइंट के, इसने मॉनेटरी मार्केट को यहां पे ए नॉट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एलएम कर्व को। आपने देखा कि वाई किधर गई, कम हो गई, y1 से y0 पे आ गई, और इंटरेस्ट कहां आ गया, नीचे, आई की बजाय I0 पे आ गया। यानी तो यही बात ऊपर की जा रही है कि जब इंक्रीज इन टैक्सेस करेंगे तो जो आईएस, हाँ आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, एलएम कर्व पे कोई मूवमेंट नहीं हुई उसकी, एक ही एलएम कर्व है जो येलो कलर में ड्रॉ किया हुआ है, और जो आउटपुट की मूवमेंट है वो y1 से y0 पे आ गई, मतलब कम होगी, डाउन होगी। और जब मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट है वो भी डाउन होगी, आई ज्यादा है I0 कम है। तो ये बात हो रही है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि डिक्रीज इन टैक्सेस, अगर हम टैक्सेस को डिक्रीज करेंगे तो वो उसका वाइस वर्सा होगा। टैक्सेस को डिक्रीज करने का मतलब ये है कि आईएस किधर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, एलएम में कोई चेंज नहीं आएगी, और जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आउटपुट, वो क्या होगी, अप होगी, मतलब वो ज्यादा हो जाएगी। और जो मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो भी अप हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसी तरह डिक्रीज इन स्पेंडिंग, मतलब आप अगर अखराजात को कम कर देते हैं, आप स्पेंडिंग डिक्रीज करते हैं, तब भी आपका जो आईएस कर्व है वो इनवर्ड ही शिफ्ट होगा।
आईएस कर्व, हाँ, मतलब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। ये आईएस कर्व और हाँ जी, वो बढ़ जाएगा। ये एलएम कर्व है। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज इन स्पेंडिंग, आप स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो आईएस कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड। ये राइटवर्ड है। पहला इक्विलिब्रियम तो यहां हो रहा था, इस पॉइंट पे। अब इसका इक्विलिब्रियम यहां हुआ। आपने देखा कि वाई जो है वो यहां से जंप करके इधर चली गई, आउटपुट बढ़ गई, और इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर गया, वो भी ऊपर चला गया, वो भी बढ़ गया। तो यानी दोनों चीजें ज्यादा होगी, आउटपुट भी ज्यादा होगी और इंटरेस्ट। इसी तरह इंक्रीज इन मनी, अब वो बात कर रहा है, जब इंक्रीज इन मनी की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है? जब इंक्रीज इन मनी की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब वो फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है, यानी वो एलएम कर्व की बात कर रहा है। इंक्रीज इन मनी, इंक्रीज इन मनी जो सेकंड लास्ट लास्ट पे आपको नजर आ रहा है, आप मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देखें, ये बेसिकली मैंने आईएस कर्व ड्राइव कर दिया और ये एलएम कर्व ड्राइव कर दिया, और बेसिक इक्विलिब्रियम यहां पे हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, I1 बोल दें इसे, और ये Y1 है, आउटपुट लेवल। अब वो कहता है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी। देखो, मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से आईएस कर्व पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, आईएस कर्व वैसे ही रहेगा, नन ऑफ द मूवमेंट। लेकिन जो एलएम कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव का मतलब क्या है कि ऐसे मूव करेगा, ये एलएम कर्व बनेगा। अब इस एलएम कर्व ने इक्विलिब्रियम जो था आपका, वो ए पॉइंट से कहां शिफ्ट हुआ? इस पॉइंट पे, ए नॉट पॉइंट पे। आपने देखा कि जो वाई है वो बढ़ गई, आउटपुट ज्यादा होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो यही बात वो कर रहा है ना, कि जो आपकी आउटपुट की मूवमेंट है वो अप हो जाएगी, जैसा कि ये हुआ, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन होगा, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह डिक्रीज इन मनी सप्लाई बिल्कुल इसके वाइस वर्सा होगी। तो ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की एप्लीकेशन है आईएसएलएम मॉडल के अंदर, मॉनेटरी मिक्स जब अप्लाई की जाती है, मॉनेटरी और फिस्कल मिक्स दोनों जब अप्लाई की जाती है, तो ये आपको क्लियरली समझ आ गई है। इस पे एमसीक्यू पूछे या फिर आपसे इसकी एप्लीकेशन विद इन द क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन डू इट। इसमें ये छोटा सा कुछ स्लाइड्स हैं, इसका केस स्टडी भी है, यूएस इकोनॉमी का पुराना रिकॉर्ड है 91 से 98 तक। तो 91 से 98 तक आप ये देखें, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं। बजट सरप्लस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी इसका जो बजट सरप्लस है ये यूएस का दिखाया गया है। 91 में -3.3 था, तो अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये कि ये डेफिसिट था 91 में इनका बजट। 92 में -4.5 था, 93 में -3.8 था, 94 में -2.7 था बजट सरप्लस इनका, 95 में -2.4 ये था, 96 में -1.4 और 97 में -0.3। लेकिन 98 में वाकई सरप्लस में चला गया 0.8%, इतना ये सरप्लस में चला गया। और जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज में देखें तो 91 में -0.9 रही, 92 में 2.7, 93 में 2.3, 94 में 3.4, और 95 में 2%, 96 में 2.7, और 97 में 3.9, 98 में 3.7। इसी तरह जो इनका इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में है, 91 में 7.3, 92 में 5.5, 93 में 3.7, और 94 में 3.3, 95 में 5%, और 6 में 5.6, 97 में 5.2, और 98 में 4.8। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट की मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मैं जीडीपी ग्रोथ की क्या बात कर रहा हूं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो आईएस कर्व को या फिस्कल पॉलिसी को शो करती है।
जो बजट सरप्लस है वो भी जीडीपी को यानी फिस्कल पॉलिसी को शो करता है। जो इंटरेस्ट रेट है वो मॉनेटरी सेक्टर को शो करता है, बल्कि उसमें जो है ना दोनों मिक्स पॉलिसी लगाई जाती है। तो इन्होंने क्लिंटन ने, ये ड्यूरेशन है बिल क्लिंटन का, तो क्लिंटन ने ग्रीन स्पैन पॉलिसी मिक्स इसमें लगाई थी मॉनेटरी और तो इनके जो जीडीपी और इंटरेस्ट रेट और बजट सरप्लस का ये सिनेरियो था इन 6 इयर्स में। ठीक है, ये मतलब एक कंसीक्वेंसेस आपको बताए गए, यानी उसकी एग्जांपल दिखाई दी गई है। ये देखें, क्लिंटन ग्रीन स्पैन पॉलिसी मिक्स जब उसने अप्लाई की, यानी उसने क्या किया, उसने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, तो एलएम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। उसने डेफिसिट को कम करने की कोशिश की, तो आईएस कर्व जो है ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे गिरा, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी उन्होंने अपनी आउटपुट को सस्टेन रखा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर गया। मैं आपको ये तरतीब से बताता हूं इन्होंने क्या किया है। जो बेसिक ये बेसिक एलएम कर्व था, ठीक है, क्लिंटन का, और बेसिक जो आईएस कर्व था, ये बेसिक आईएस कर्व था। बेसिक इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पे हुआ और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ और ये आउटपुट है वाई। बाद में उसने क्या किया, मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई, मॉनेटरी की एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई। इसका मतलब क्या है कि एलएम कर्व जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया इस तरह। अब और जो डेफिसिट था उसे उसने खत्म करने की कोशिश की। जो डेफिसिट 91, 2, 3 आपने वो देखा कि वो मुसलसल का मतलब जो है ना डेफिसिट में ही था। तो डेफिसिट को जब उसने कम करने की कोशिश की, तो डेफिसिट कम करने के लिए उसको आईएस कर्व जो है वो अपने एक्सपेंडिचर कम किए ना उसने, तो आईएस कर्व इधर शिफ्ट किया। जब आईएस कर्व को इस तरफ शिफ्ट किया, तो अब जो न्यू वाला एलएम कर्व है उसके ऊपर क्या किया कि उसने इंटरसेक्ट किया ए नॉट पे, ए नॉट पॉइंट पे। तो कंसीक्वेंटली आउटपुट तो वही की वही रही, आउटपुट तो यही रही है वाई। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ने क्या किया, आई नॉट पे आ गया, मतलब वो कम हो गया। ये इतना इंटरेस्ट रेट गिर गया। ये क्लिंटन ने ग्रीन स्पैन पॉलिसी मिक्स लगाई थी अपने ड्यूरेशन में 91 से लेकर 98 तक। तो उसके ये कंसीक्वेंसेस हुए। उन्होंने ये पॉलिसी लगाई, आउटपुट उन्होंने सस्टेन रखी, इंटरेस्ट रेट उनका गिर गया। इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि वो टाइम एंड टाइट गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको बताई है कि इन्होंने इस तरह पॉलिसी लगाई थी और ये चाहते थे कि इनकी आउटपुट सस्टेन रहे, बाकी जो मर्जी हो। ये जर्मन यूनिफिकेशन एंड जर्मन मॉनेटरी फिस्कल टग ऑफ वार है। पेपर में ये एग्जांपल है, सिर्फ ये सिर्फ हम एग्जांपल डिस्कस करें अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए, ये आपने नहीं बनाने। जो डाटा यहाँ पे मैं जो मतलब लेकर रियल में इकोनॉमिक्स का पुराना डाटा लेके आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज आपने वहां नहीं बतानी। वहां तो वो पिछला काम ही करना। जहां से यूएस इकोनॉमी की ग्रीन मिक्स पॉलिसी आई है, ये आपने इसका रेफरेंस नहीं देना। और ये जो अभी ये जर्मन की यूनिफिकेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको भी नहीं देना। ये सिर्फ आपको बताने के लिए आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, हाँ, कि आईएसएलएम मॉडल के अंदर किस तरह मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमीज ने अप्लाई की और उन्होंने अपने हदफ पूरे किए। अब ये जर्मन जो यूनिफिकेशन थी और जर्मन मॉनेटरी फिस्कल टग ऑफ वार, इन्होंने दोनों को अप्लाई किया। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। बेसिक जो इनका इक्विलिब्रियम जहां पे एलएम जो है, एलएम आईएस को इंटरसेक्ट करता है ए पॉइंट पे, वहां पे आई इंटरेस्ट रेट है और वाई आउटपुट लेवल है। बाद में इन्होंने क्या करना था, इन्होंने जो है ना मॉनेटरी को कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए मॉनेटरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एलएम कर जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ एलएम नॉट की सूरत में। ठीक है, यूनिफिकेशन के बाद। और फिस्कल इन्होंने एक्सपैंड की, फिस्कल पॉलिसी लगाई,
गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़े तो जो आईएस कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर गया या राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, तो एज अ रिजल्ट न्यू इक्विलिब्रियम ए नॉट पे आया, ए नॉट पॉइंट पे, और वहां पे अगर देखा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था और आउटपुट भी बढ़ गई थी। ये जर्मन वालों ने किया था और ये भी 90s की इरा की आपको पॉलिसी है। अब मैंने जो आपको शो की, तो इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आईएसएलएम मॉडल में कैसे इफेक्ट करती हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, अब हम ये बात कर रहे हैं। तो फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट द आईएस कर्व टू राइटवर्ड। भाई ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि जो एक्सपेंशनरी, जब आप कोई फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे, लेट सपोज के मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूँ आपको, ये आईएस कर्व है और ये आईएस कर्व है, और आपने अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी है तो आपका आईएस कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर देगा आईएस नॉट की फॉर्म में। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शिफ्ट द आईएस कर्व टू लेफ्ट। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं तो आईएस कर्व इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ। ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट्स द एलएम कर्व टू राइट। मैं इसके लिए सेपरेट आपको नीचे बना देता हूं, ये वाई, ये रेट ऑफ जी। मॉनेटरी में हम चूंकि बात ही एलएम की करते हैं तो बेसिकली ये एक एलएम कर्व है। अगर हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है तो ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये एक्सपेंशनरी है। और अगर हमने अपना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी है तो फिर आपका एलएम कर्व इस तरफ शिफ्ट करेगा, बिल्कुल जैसे आपने कहा। तो ये बात क्लियर होगी आपको कि एक्सपेंशनरी फिस्कल या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, इनका क्या मतलब है और इनकी एप्लीकेशन से आईएस या फिर एलएम कर्व के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट पॉइंट समटाइम ये भी आपसे पूछा जाता है और बल्कि आप इसके एंड पे इसका बताते हो। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस आउटपुट एंड इनकम बिगिंस टू इंक्रीज। जब गवर्नमेंट अपने अखराजात बढ़ाती है तो आउटपुट और इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाती है। द इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर मनी। जब इनकम बढ़ती है तो लोग मनी की डिमांड ज्यादा करते हैं। द इंक्रीज इन मनी डिमांड इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट। जब मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। जारी बात है, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हायर इंटरेस्ट रेट काज अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, ऑफसेटिंग सम ऑफ द एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब आप इस जब आप इसको ऑफसेट करते हैं, कुछ एक्सपेंशनरी इफेक्ट जो इसके होते हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है। ये पार्शियल क्राउडिंग आउट पॉइंट है, ये पार्शियल क्राउडिंग आउट पॉइंट है। नंबर वन, लेट्स assume if government spending increases by $500, the IS curve increase by $1000। गवर्नमेंट जो है अगर वो ये प्लान करती है कि उसने अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है तो जारी बात है उसका जो आईएस कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सेकेंडली, द इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस मनी डिमांड। जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, विच इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा 4 to 5%। जैसा कि ये डायग्राम आप देख रही हैं, लेट मी मेक इट या हाईलाइट इट। देखो बेसिकली तो ये एलएम कर्व है और बेसिकली ये आईएस कर्व है और इक्विलिब्रियम हो गया इस पॉइंट पे।
जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये दिखाई दे रहा है 4%, और जो इक्विलिब्रियम इनकम है या आउटपुट है वो $6,000 है। हमने बात की कि हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ाती है, इंक्रीज करती है बाय $500, तो आईएस कर्व जो है वो इंक्रीज कर देगा। जारी बात है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो इस वजह से जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट कर देगा। गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बढ़ाने की वजह से आईएस कर्व जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर देगा, हाँ, राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। जब इसने राइटवर्ड शिफ्ट किया तो अब नया इक्विलिब्रियम कहां पे हो गया? इस पॉइंट पे हो गया। हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट किधर चला गया? जंप कर गया। इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% से 5% पे चला गया। 4% से 5% पे चला गया, मतलब यहां पे चला गया। यही जो दूसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे थे। तीसरा पॉइंट ये था कि द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट काज अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सो दैट इंक्रीज इन इनकम इज ओनली $600। इंक्रीज, जब इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो उसके कम होने की वजह से जो इनकम में सिर्फ इंक्रीज आएगा वो $600 से आएगा, लेस देन फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब जो आईएस कर्व है वो तो 1000 से शिफ्ट हुआ ना, लेकिन जो आपका आउटपुट लेवल है वो 1000 से शिफ्ट नहीं हुआ। आपका आईएस कर्व में कितना डिफरेंस आया भला? $1000 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, इसको कंपैरिजन करें, आउटपुट का 6000 से 6600 तक गया, ठीक है, इतना आउटपुट में चेंज आया। तो ये किस वजह से? क्योंकि उधर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था, लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कम किए, तो ये फर्क आया आउटपुट लेवल पे। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 4 to 5% बढ़ने की वजह से। तो ये पार्शियल क्राउडिंग आउट पॉइंट है, पार्शियल क्राउडिंग आउट पॉइंट। अब आपको समझ लगी कि आईएसएलएम मॉडल की कितनी अहमियत है कि आप इकोनॉमी में अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स किस तरह हासिल करते हैं जब आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के कॉम्बिनेशन को लगाते हैं पॉलिसी के अंदर, तो आप अपने डिजायर्ड इंटरेस्ट रेट कैसे हासिल कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड आउटपुट कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम फुल क्राउडिंग आउट की बात करते हैं, फुल क्राउडिंग आउट पॉइंट की। अगेन, इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस बाय $500, गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को $500 से बढ़ाती है, तो आईएस कर्व उसी तरह $1000 से इंक्रीज कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। सही हो गया। दूसरी बात ये, इफ द डिमांड फॉर मनी इज टोटली इनसेंसिटिव, यानी जो डिमांड फॉर मनी है वो इनसेंसिटिव है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड फॉर मनी बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही नहीं है। हाँ, मतलब वो ही रहता है, द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, लेकिन वो सिर्फ डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा है। इफ डिमांड फॉर मनी इज टोटली इनसेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस फॉर 4 to 9%। अब आप कहेंगी कि सर ये आप तो कह रहे हैं कि 4 to 9% बढ़ रहा है, तो इनसेंसिटिव कैसे हो गया? ये सिर्फ डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा है। हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिमांड फॉर मनी का, अगर आपको याद हो तो हम एमडी को, डिमांड फॉर मनी को यहां लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। तो आपके पास एक डिमांड फॉर मनी का अगर कर्व जो है वो ऐसे हो, ऐसे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है या कम हो रही है? इंटरेस्ट फिक्स है। ये बात की जा रही है नंबर 2 पॉइंट पे कि जो आपकी डिमांड फॉर मनी है उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे एलएम कर्व की वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डिमांड फॉर मनी लेस सेंसिटिव हो या इनसेंसिटिव हो इंटरेस्ट रेट के, तो फिर आपका एलएम कर्व वर्टिकल बनता है, जैसा कि ये एलएम कर्व बना हुआ है। ये वाला एलएम कर्व जैसे आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।
तीसरा पॉइंट है the increase in the interest rate causes a decrease in investment that completely offset the increase in government spending. अगर इंटरेस्ट रेट जो है उसमें इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम कम होती है, डेफिनेटली कम होगी, तो इसकी दैट कंप्लीटली जी नहीं, पहले इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, उसकी वजह से डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट, दैट कंप्लीटली ऑफसेट्स द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो उधर वहां पे उसके अंदर टोटल आउटपुट के अंदर आती ना इन्वेस्टमेंट, यानी हम कहते हैं ना कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हम कहते हैं ना। तो इंटरेस्ट जो है वो इस चीज को अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। जब इन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट जो है ये फॉल करेगी, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये भी फॉल करेगी, वाई भी फॉल करेगी। तो ये बात तीसरे पॉइंट में हो रही है। ये हमारा फुल क्राउडिंग आउट पॉइंट था। अब बात रही कि हमसे समटाइम ये भी पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव कब हो जाती है। तो व्हेन कंप्लीट क्राउडिंग आउट अकर्स, जब ये पिछला अभी जैसे हमने ये डिस्कस किया, तो कंप्लीट जब क्राउडिंग आउट पॉइंट होता है, फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, वहां पे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, गुड्स मार्केट में या गुड्स और मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम पर। चेंजिंग ओनली इंटरेस्ट रेट्स नॉट आउटपुट, सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो है उसमें तब्दीली आती है, आउटपुट के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती। बात आपने याद रखनी है। क्राउडिंग आउट इज ग्रेटर इफ मनी डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू इनकम चेंजेस। अगर डिमांड फॉर मनी और इनकम में तब्दीली अगर ये आपस में सेटिस्फाइड मतलब सेंसिटिव है, तो क्राउडिंग आउट जो है वो ज्यादा फिर मतलब अपना रोल प्ले करता है। मनी डिमांड इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। तो ये देख लें आप, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी की इनइफेक्टिवनेस हमने अभी डिस्कस की पीछे। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सीबी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, which decreases interest rate and increases investment at output। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती, कब बढ़ती है? मनी सप्लाई की वजह से। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना, जब इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज करती है तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करती है इंटरेस्ट कम होने की वजह से, विच एंड आउटपुट। जैसा कि ये आप इस पैनल में देख, हाँ जी ये पहला पैनल है, मैं इसको आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेसिक जो है आपके पास ये एलएम कर्व है बेसिक, और जो आपके पास है आईएस कर्व, दिस इज बेसिक आईएस कर्व। तो बेसिक इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, आर नॉट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई नॉट इज आउटपुट लेवल। तो हमने बात की कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हुई है, मतलब इंटरेस्ट कम हुआ है। तो इंटरेस्ट कम का मतलब ये कि आर नॉट की बजाय अब वो आर वन होगा, आर वन हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब इसके कम होने की वजह से जो आईएस कर्व है उसके ऊपर नया मतलब आपने मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका एलएम कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरह। जब ये आउटवर्ड शिफ्ट करेगा तो नई आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी? y1 से शिफ्ट, y नॉट से शिफ्ट होके कहां पे चलेगी? y1 पे चलेगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की एप्लीकेशन है। अब देखें यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ आ जाते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप यानी ऐसा
ऐसा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे और फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो डिक्रीज हो ही नहीं सकता, यानी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं हम। तो इन लिक्विडिटी ट्रैप इंक्रीजेस इन दी मनी सप्लाई। जब आप लिक्विडिटी ट्रैप में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, डू नॉट डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, उससे फर्दर और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नहीं होता, सो इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट डू नॉट इंक्रीज। तो इसकी वजह से ना तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट और आउटपुट ये दोनों ही इंक्रीज नहीं होते। ये लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पे बनाया हुआ है। लेट मी टेल यू कि ये आईएस कर्व है और जो आपका एलएम कर्व है, एलएम कर्व वो बिल्कुल जहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जहां पे एलएम कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये शॉर्ट रन एलएम कर्व है और ये ओरिजिनल आपका एलएम कर्व है। ठीक है, ये जो आर नॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप को शो कर रहा है। अब अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे भी तो आपका जो एलएम कर्व है उसके शिफ्ट होने की वजह से, जैसे आप देख रही हैं कि एलएम जो है नॉट से एलएम वन की तरफ हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो गिरने नहीं वाला, आउटपुट पे फर्क आ सकता है आपका आउटपुट पे। तो लिक्विडिटी ट्रैप पे मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट और फर्दर डिक्रीज नहीं होता। ये सारे का सारा नीचे लिक्विडिटी ट्रैप है एलटी। सो इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट डू नॉट इंक्रीज, ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और ना ही आपकी आउटपुट यानी वाई वो बढ़ती है। ये लिक्विडिटी ट्रैप था और एप्लीकेशन किसकी थी? मॉनेटरी पॉलिसी की थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव कब होती है? इन्वेस्टमेंट इज नॉट सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट। जब इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक ना रहे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्टॉर्ट ना करे, तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। इफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, द आईएस कर्व इज स्टीप, मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन चेंजिंग आउटपुट। ये बात आपने याद रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कब इनइफेक्टिव होती है? जब इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को रिस्पॉन्ड ना करे, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। अब ऐसी जगह पे जो आईएस कर्व है वो स्टीपर होता है। इन्वेस्टमेंट जो है जब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क ना पड़े तो आईएस कर्व स्टीपर होता है, या फिर वो बिल्कुल ही मतलब हो जाता है अपना वर्टिकल या स्टीपर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन चेंजिंग आउटपुट। अब मैं आपको चले बता देता हूं यहाँ पे कि आईएस कर्व कैसे स्टीपर होता है। ये देखें, ये वाई है, आई है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे आईएस कर्व। आईएस कर्व में यहाँ पे स्टीपर बना रहा हूं, ये स्टीपर आईएस कर्व है। आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे आउटपुट जो है ये है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिरा दें, मतलब आई नॉट पे आ जाए, इतना गिरा दें इंटरेस्ट रेट, लेकिन इनकम पे आउटपुट पे कितना फर्क पड़ा? लिटिल बिट, सिर्फ इतना। ये बात की जा रही है कि इफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, आईएस कर्व इज स्टीपर वन, मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, आउटपुट नहीं चेंज कर सकती आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बात आ गई लिक्विडिटी ट्रैप की। तो इफ इंक्रीजेस इन द मनी सप्लाई फेल टू लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर ना हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन इंक्रीजिंग आउटपुट। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आपकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती। ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आप अगर मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम नहीं होता। जहां पे
यानी ये IS कर्व है और ये LM कर्व है और ये बेसिक इक्विलिब्रियम है। ये कह रहा है कि आपका जब आप लिक्विडिटी ट्रैप की बात करें कि ये मिनिमम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव कब होती है? जब आप मनी सप्लाई को बढ़ा दें। मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो आपका LM कर्व है वो शिफ्ट करेगा। LM कर्व क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा मैं आपको बताता हूं। LM कर्व ऐसे शिफ्ट करेगा, मनी सप्लाई जो बढ़ा दी, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप चल रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी, आपका IS कर्व जो है ना वो आ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगी लेकिन इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा। अब यहाँ पे आउटपुट जो है वो किसने बढ़ाई है? IS कर्व ने। ये जिसकी शिफ्टिंग हुई है IS कर्व ने इसको बढ़ाया, LM कर्व ने नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई। अब देखो मैं आपको इकरा से एक एनालिसिस दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपका मतलब जब आप पॉलिसी मेकिंग करें, आप पॉलिसी बनाएं, अल्लाह करे आपको मौका मिले, तो ये क्रक्स है कि आपका अगर ये गोल हो कि आपने आउटपुट को बढ़ाना है और आपका ये गोल हो कि आपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाना होगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट है ये। अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहती हैं, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहती हैं, तो फिर आपको फिस्कल पॉलिसी कौन सी लगाना पड़ेगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाना पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका ये गोल है कि आप आउटपुट बढ़ाना चाहती हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिक्रीज करना चाहती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करना चाहती हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगी? आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाना पड़ेगी। इसी तरह अगर आप आउटपुट गोल को आपका ये है कि आप आउटपुट बढ़ाना चाहती हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहे, इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क ना पड़े, तो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो आपने एक्सपेंशनरी लगानी है और साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी दोनों एक्सपेंशनरी लगानी। आप IS कर्व को भी राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगी और आप LM कर्व को भी डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगी। ठीक है, अगर आपका ये गोल है कि आप आउटपुट कम करना चाहती हैं, इंटरेस्ट रेट को भी कम करना चाहती हैं, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी होगी। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट फिस्कल पॉलिसी लगानी होगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी आउटपुट कम हो जाए लेकिन इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो तब आपको फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाना होगी, यानी आपको LM कर्व को ऊपर अपवर्ड शिफ्ट करना होगा। इसी तरह अगर आप डिक्रीज करना चाहती हैं आउटपुट को लेकिन आप चाहती हैं कि इंटरेस्ट में कोई तब्दीली ना आए, तो आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी लगाना होगी। इसी तरह नो चेंज इन आउटपुट while you want increase in interest rate, so you have to apply expansionary fiscal policy and contractionary monetary policy। ठीक है, अब इनमें से मैं एक केस आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेट मी कंस्ट्रक्ट इट। यहाँ पे आउटपुट लेवल, ये इंटरेस्ट रेट, मैं इसमें चूज कर रहा हूं जब इंक्रीज करना है आउटपुट को, कोई चेंज नहीं करना इंटरेस्ट रेट में, ये केस मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है शीजा, इंक्रीज करनी हमने आउटपुट, हम कोई चेंज नहीं चाहते रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो चले, एक चीज तो बेसिकली जो आपका IS कर्व है वो तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है और बेसिक एक आपने LM कर्व भी ड्रॉ करना है। ये LM कर्व है और एक बेसिक इक्विलिब्रियम पहले आपने बना लेना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई मिल रहा है आपको और ये आपके पास Y1 आउटपुट लेवल है, Y1।
अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है लेकिन इंटरेस्ट रेट ना बदले, तो आपको लगानी पड़ेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि आपका आईएस कर्व इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, आईएस नॉट की फॉर्म में इधर शिफ्ट कर जाएगा। आपने लगा दी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको एक्सपैंड करनी पड़ेगी क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं लाना। अब मॉनेटरी पॉलिसी कहां लगाएं? आपने सिर्फ ये करना है कि इसी इंटरेस्ट रेट को पकड़े और जो नई आपने ये पॉलिसी लगाई थी आईएस वाली, यहां तक इसको ले आए, इंटर इक्विलिब्रियम को सीधा लिंक कर दें नए वाले आईएस के साथ। यहां पे आप एलएम कर्व बना दें नया वाला जो एक्सपेंशनरी है। हाँ, ये भी एक्सपेंशनरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। आपका नया एलएम कर्व बन गया, ये बन गया। अब आपने देखा आउटपुट ने क्या किया, बढ़ गई, Y2 पे चली गई। यही हम कह रहे थे ना कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज कर गई। और हम कह रहे थे कि नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो आपने देखा इंटरेस्ट रेट वही का वही है। तो बात समझ आ गई कि ये जो जितना एनालिसिस आपको यहाँ पे दिया गया है, किस तरह आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को अप्लाई करके आईएसएलएम मॉडल में, आईएसएलएम थ्योरी में अपनी मर्जी के रिजल्ट अटेन कर सकती हैं। बात क्लियर होगी ना? एग्जाम्पल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की और एक्सपेंशनर पॉलिसी की? तो इसमें आप ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स को आप लास्ट पे देख लें। अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगी तो आपको कौन से एक्शन लेने होंगे? आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर, यानी फाइनेंस बाय ट्रेजरी सेलिंग बॉन्ड्स। आप प्राइस बॉन्ड्स को सेल करके अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती हैं। अगर आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है इकोनॉमी में, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है दैट शुड बाय बॉन्ड्स, फेडरल गवर्नमेंट को बॉन्ड्स परचेज करने होंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती हैं तो आपको टैक्सेस बढ़ाने होंगे, तो जो ट्रेजरी है वो रिटायर करेंगे डेट को। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है तो फेडरल गवर्नमेंट को बॉन्ड्स जो है वो सेल करना होंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम्स, पॉलिसी की लिमिटेशंस होती है ना कुछ, तो उसकी एंटीसिपेशन की अगर हम बात करें, एंटीसिपेशन ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना होगा? ISLM model does not take into account the effect of people expectations of monetary policy action। पॉलिसी एक्शन आप ले रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप क्या करेंगे? जब लोगों की एक्सपेक्टेशन उसके उलट होंगी, वो पॉलिसी जो आपने एक्शन लिए हैं वो पूरे हो ही नहीं रहे, तो वहां पे फिर ये फेल हो जाएगी आपकी पॉलिसी। इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द फेडरल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, अगर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मनी सप्लाई फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाएगी एंड डिक्रीज करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, दे विल बाय बॉन्ड्स, नो, तो वो फिर उसी वक्त ही बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर देंगे जबकि आपने उनको अलाउ नहीं किया होगा। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर बॉन्ड्स इंक्रीज देयर प्राइस एंड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट बिफोर द मनी सप्लाई इज एक्चुअली इंक्रीज। ये इसकी इम्प्लीके जो है इसकी लिमिटेशंस में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल एंड क्रेडिट क्रेडिट कंडीशन प्रॉब्लम्स क्या है? ISLM मॉडल assume that interest rates are only determination of investment। ISLM मॉडल में हम यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। इन्वेस्टमेंट आल्सो डिपेंड ऑन क्रेडिट कंडीशन, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फाइनेंस पे डिपेंड करती है। द विलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू लैंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसमें एक चीज जो विलिंगनेस ऑफ बैंक्स है, बैंक अगर वो उसको विलिंग ही नहीं है उसको इन्वेस्ट करने में, पैसा लोन देने में, तो फिर यहाँ पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। इफ बैंक्स रेज देयर लैंडिंग स्टैंडर्ड्स, अगर वो अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल कर लेते हैं या अपने लैंडिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मे नॉट रिस्पॉन्ड, तो जारी बात है फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है लगाने से भी। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अनसर्टेनिटी अबाउट पोटेंशियल आउटपुट,
ये होती है, इस वजह से नहीं ये इम्प्लीमेंट हो सकती। इंफॉर्मेशन लैग की वजह से मतलब लोगों को इतना मुकम्मल नॉलेज अबूर नहीं होता, इस वजह से ये फेल हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन लैग यानी आपने पॉलिसी आज इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट होने में, प्रोसीजर होने में टाइम तो लगता है। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लैग की वजह से ये इनइफेक्टिव रह जाती है। तो इसमें और भी कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं, जैसे वन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल इज टू कीप आउटपुट as close to potential as possible. In real world, economists aren't sure what potential output is. मतलब हकीकी जिंदगी में तो जो इकोनॉमिस्ट है उनको नहीं पता कि जो पोटेंशियल आउटपुट है वो कौन सी वाली है। इफ पॉलिसी मेकर यूज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी व्हेन द इकोनॉमी इज एक्चुअली बिलो, पहले इकोनॉमी अगर स्लो काम कर रही हो और पॉलिसी मेकर जो है वो वहां पे टाइट पॉलिसी लगा दें, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल बिलो पे चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। यूजिंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी अबव पोटेंशियल आउटपुट विल कॉज इन्फ्लेशन, और अगर आप एक्सपेंशनरी लगाएंगे उस वक्त तो फिर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंफॉर्मेशन लैग अगर होता है तो पॉलिसी मेकर सी व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी एंड कैन इंस्टेंटली अल्टर पॉलिसीज टू फिक्स एनी प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन लैग को खत्म करके आईएसएलएम मॉडल में जो है वो इस तरह कर सकते हैं। इन रियल वर्ल्ड देयर इज एन इंफॉर्मेशन लैग। इंफॉर्मेशन मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमिस्ट को नहीं होगी, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अ डिले बिटवीन अ चेंज इन इकोनॉमी एंड नॉलेज ऑफ द चेंज, ठीक है, इकोनॉमी में पहले कुछ हो गया हो और नॉलेज लोगों को बाद में मिला हो कि ये चीज ऐसे हो गई है, तो ये इंफॉर्मेशन लैग में आता है। ये कुछ इसकी थी क्या कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द पॉलिसीज एंड आईएसएलएम मॉडल। हमने इसको कंप्रीहेंसिवली देखा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें यहाँ तक। ये हमारा जो टॉपिक आईएसएलएम मॉडल का इन ओपन इकोनॉमी ये कंप्लीट हो गया। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी 19 किया, अब 20 कर लेंगे।